नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इश्तेहार शब्द से आप क्या समझते हैं? इश्तेहार आप सब जानते हैं, इश्तेहार शब्द उर्दू का शब्द है और आमतौर पर दिल्ली में हम ये कहते हैं, इसको दिल्ली में या फिर नॉर्थ इंडिया में इश्तेहार शब्द के जो मायने होते हैं वो उसके मायने होते हैं प्रचार करना, इश्तेहार, पोस्टर छापना। लेकिन पश्चिम बंगाल के संदर्भ में इश्तेहार शब्द के मायने कुछ बदल जाते हैं। पश्चिम बंगाल में यूं तो बांग्ला भाषा जो है वहाँ की जो है मूल भाषा है, लेकिन वहाँ पर जब इश्तेहार शब्द का इस्तेमाल होता है पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ इश्तेहार के शब्द बदल जाते हैं, मायने बदल जाते हैं। इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में इश्तेहार शब्द का एक इतिहास रहा है, एक रक्त रंजित इतिहास रहा है इश्तेहार शब्द का। दरअसल 1905 में पश्चिम बंगाल में, बंगाल विभाजन के बाद, उस समय तो बंगाल जो है विभाजित नहीं था, लेकिन 1905 में इश्तेहार शब्द का इस्तेमाल किया गया था बाकायदा मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए और हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि इश्तेहार शब्द हम आम बोलचाल की भाषा में उसको हम पोस्टर कहते हैं, प्रचार कहते हैं, लेकिन बंगाल में इश्तेहार शब्द के मायने थोड़े बदल जाते हैं। पर बंगाल का इतिहास क्या टीएमसी नहीं जानती? बंगाल का इतिहास क्या ममता बनर्जी नहीं जानती? जाहिर सी बात है, जितना हम जानते हैं हमसे ज्यादा उम्मीद की जाती है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इश्तेहार शब्द का इतिहास, उस शब्द के मायने बंगाल में क्या समझती होंगी। लेकिन उसके बावजूद पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने जब अपना घोषणा पत्र, चुनावी मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्र रिलीज किया, उसका नाम इश्तेहार दिया गया। इश्तेहार। अब देश में कहीं भी चुनावी घोषणा पत्र को इश्तेहार इससे पहले कभी नहीं कहा गया था। अब लोग इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं, घोषणा पत्र कहते हैं, कुछ लोग संकल्प पत्र कहते हैं, लेकिन चुनावी घोषणा पत्र को इश्तेहार कहना यह अपने आप में नया प्रयोग है। अब यह प्रयोग क्या है, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि जो ममता दीदी हैं, टीएमसी हैं, वो मुस्लिम अपीजमेंट के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उर्दू शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, इश्तेहार शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, उर्दू और फारसी के शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। बीजेपी इसलिए भी हमला कर रही है कि भाई ममता बनर्जी यूं तो जो है बड़े बंगाली अस्मिता की बात करती हैं और बीजेपी को कहती है कि बीजेपी वाले जो हैं वो नॉर्थ इंडिया के हैं, वो लोग बंगाली का सम्मान नहीं करते, बंगला भाषी नहीं है, गुजरातियों की पार्टी है, ऐसा कहकर बीजेपी पर हमला करती है। लेकिन अपना घोषणा पत्र भी, उनको अपने घोषणा पत्र के लिए बांग्ला भाषा का कोई सुंदर शब्द नहीं मिला, उनको शब्द मिला तो उर्दू शब्द मिला। अब यह भी पश्चिम बंगाल में मुद्दा बन गया। वैसे बंगाल के मुद्दे कई सारे हैं, यह अकेला मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस बीच ममता बनर्जी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो ये कह रही हैं कि जो सीआरपीएफ वाले हैं, उनकी 200 गाड़ियां आ रही हैं, वो आपके घरों पर चढ़ाई करेंगी। अब जो केंद्रीय बल पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां का चुनावी इतिहास रक्त रंजित इतिहास रहा है, जो केंद्रीय बल के जवान ड्यूटी निभाने के लिए आ रहे हैं, बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए उसके लिए आ रहे हैं, उनके खिलाफ राज्य की मुख्यमंत्री भड़का रही हैं और कह रही है कि आपके घरों पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। और किनके घरों पर चढ़ाई करने आ रहे हैं? वो अगर वो जो केंद्रीय बल के जवान आ रहे हैं तो वो उन लोगों पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं जिन्होंने मालदा में जो भारत के न्यायिक अधिकारी थे उनको घेर लिया था, उनकी लिंचिंग के लिए तैयारी कर रहे थे। अगर वो आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं घुसपैठियों पर चढ़ाई करने के लिए। लेकिन उससे ममता बनर्जी को दर्द क्यों हो रहा है? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज दो टूक में चर्चा जरूरी है। इस बीच आपको यह भी खबर बता दूं कि चुनाव आयोग को लेकर, एसआईआर को लेकर जो एक माहौल बनाया जा रहा था, उसमें एक बड़ा झटका लगा है विपक्ष को, क्योंकि राज्यसभा की तरफ से राज्यसभा के सभापति ने बाकायदा जो है वो जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, जो उनके खिलाफ उनको हटाने की जो याचिका दायर की थी, उसके लिए जो प्रस्ताव दिया था उसको खारिज कर दिया। तो ये भी एक झटका एक तरह से है विपक्ष के लिए, क्योंकि चुनाव के बीच में वो वोट चोरी का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे और बाकायदा भारत के चुनाव आयुक्तों को निशाना बना रहे थे।
आज दो टूक में इन सब पे चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़े, जरा सुनिए उनके इश्तेहार को लेकर के, ममता बनर्जी के इश्तेहार को लेकर क्या कुछ चल रहा है और बंगाल में राजनीति कैसे गरमाई हुई है। सुनिए जरा। आपने देखा होगा अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। आप सोचिए ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। आप जानते हैं ना, इश्तेहार का इस्तेमाल बंगाल में किस लिए हुआ था? 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। आपको भूलना नहीं है, यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है। ये खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। আজকে আমি শুনলাম 200 গাড়ি করে অযোধ্যা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে সিআরপিএফ নিয়ে আসছে আপনাদের ওপর হামলা করার জন্য। কেউ ভয় পাবেন না। এটা 15 দিনের ছলনা, 15 দিনের খেলা, 25 দিনের খেলা। তারপরে বুঝবে ঠেলার নাম বাপাজি। अच्छा अधिकारी को ममता बनर्जी काम करने का मौका नहीं दिया। संजय मित्र जी दिल्ली भाग गया, सुब्रत गुप्ता जी दिल्ली चला गया। अच्छा आदमी को साइड लाइन करके रखा था। कंपलसरी वेटिंग भी आज भी कितना ऑफिसर है। इसलिए ममता बनर्जी के सब बात झूठा बात है और एमसीसी के दौरान कोई बड़ा काम नहीं चलता है। जो कंटिन्यूअस काम है वही चलता है। भाजपा एंटी बंगाल जो बंगाल में बांग्ला में बात करता है या बंगाल में रहता है, ये भाजपा सबको खिलाफ है। टीएमसी का मतलब है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और तुष्टीकरण में इतना डूब गए हैं टीएमसी के लोग कि अब अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र और घोषणा पत्र नहीं बोल रहे, उसके लिए कोई बंगाली भाषा का शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि उसको इश्तेहार कहा जा रहा है। और इश्तेहार का शब्द कहाँ से मिला इनको? उन्हें बंगाल के विभाजन के समय जो हिंदू विरोधी हिंसा करने वाले वहाँ पर कुछ ऐसे रेडिकल तत्व थे जो लाल इश्तेहार निकालते थे, वहीं से ये इश्तेहार का शब्द लिया गया है, क्योंकि वो बार बार हिंदू समुदाय को डराना चाहते हैं। और इससे पहले कि आगे बढ़ूं, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर भी है और हर भारतीय के लिए बड़ी गर्व की खबर भी है। और वो खबर क्या, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या, आपको मैं बता दूं। वो ब्रेकिंग न्यूज़ जल्द आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आएगी। दरअसल भारत के जो परमाणु कार्यक्रम है उसमें भारत को एक बड़ी उपलब्धि मिली है, और ब्रेकिंग खबर यही है कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को जो एक बड़ी उपलब्धि मिली है उसके बारे में हम आपको विस्तार से अभी बताएंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, भारत के लिए बहुत बड़ा गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर बधाई दी है। दरअसल स्वदेशी तकनीक से बना एडवांस्ड रिएक्टर जो है, भारत की स्वदेशी तकनीक से एडवांस रिएक्टर कलपक्कम में तैयार हुआ है, और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको एक गर्व का क्षण बताया है और बधाई दी है। कलपक्कम में ये क्रिटिकली जो है ये तैयार हुआ है, और इसको जो है ये एक भारत की बड़ी उपलब्धि है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जो है एक भारत की उपलब्धि और इसे गर्व का क्षण बताया। चलिए बढ़ते हैं दो टूक में हम इस वक्त की खबरों पर। जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक जो जिस तरह से
ममता बनर्जी का जो चुनाव घोषणा पत्र है उसको लेकर बीजेपी हमलावर है और ममता बनर्जी का बयान भी मैंने आपको सुनवाया। इस पूरी डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए इस वक्त 5 मेहमान आज जुड़ चुके हैं। आइए 5 मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में शहजाद पूनावाला जुड़े हैं। शहजाद पूनावाला स्क्रीन पे दिखाइए। शहजाद पूनावाला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। 5 मेहमान आज जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सोफिया खान मेरे साथ जुड़ी हैं। सोफिया खान जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीएमसी को डिफेंड करने के लिए हमारे साथ हैं। निखिल जैन मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। अंकिता बिस्वास मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। और एक और राजनीतिक विश्लेषक रोहित सिंह मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। 5 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शहजाद पूनावाला और सोफिया खान के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। सोफिया खान 1.5 मिनट सोफिया खान और उसके बाद शहजाद पूनावाला रिबटल करेंगे। स्क्रीन पर लाइए दोनों को आमने सामने, शहजाद पूनावाला और सोफिया खान को स्क्रीन पर लाइए प्लीज जी। सोफिया खान, मेरा पहला सवाल आपसे है, बंगला भाषा में क्या शब्दों की कमी पड़ गई है? मुझे लगता है बंगला भाषा बड़ी खूबसूरत भाषा है और मुझे नहीं लगता कि बंगला वोकैबुलरी में एक से एक मीठे शब्द हैं। फिर इश्तेहार शब्द ही क्यों मिला चुनाव घोषणा पत्र के लिए? 1.5 मिनट आपके। देखिए, हमारी सूचना पत्र सबसे पहले तो दीदी दौश प्रतिज्ञा, जिसमें दीदी के 10 वादे बोलकर निकाला गया था, शायद वो प्रधानमंत्री बोलना भूल गए। और जहां तक इश्तेहार शब्द का प्रयोग किया गया है तो उर्दू भाषा को मुझे लगता है किसी एक समुदाय से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि उर्दू भाषा जो है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उर्दू एक शक्तिशाली माध्यम थी। कई क्रांतिकारी कविता और पत्रकारिता भी की भाषा के रूप में कार्य किया, कई लोगों को जोड़ने का काम किया, एकजुट किया। खासकर अल हिलाल और प्रताप जैसे समाचार पत्र उस दौरान एक क्रांतिकारी के तौर पर सामने आया था। और एक शब्द और है, वो है इनकलाब जिंदाबाद, मतलब क्रांतिकारी अमर रहे। इस बात को शायद हमारे प्रधानमंत्री बोलना भूल गए। खैर, ये लोग तो भूलेंगे ही, क्योंकि जब देश को आजाद करने की बात थी तब ये लोग कहीं भी सीन में नहीं थे। आजादी के वक्त ये लोग गुलाम बने हुए थे, ब्रिटिश के चाटुकारिता करते थे। लेकिन आज इन लोगों ने भाषा के नाम पर लोगों को जिस तरीके से तोड़ा है, आज उस तरीके से रंगों में भेद किया, उस तरीके से अब ये भाषा में भेद कर रहे हैं। तो उर्दू, जहां तक बात है, उर्दू देखिए, उर्दू हमारे देश का ही एक भाषा है। और मुझे नहीं लगता कि उस यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, बंगाली में भी है और उर्दू में भी है, क्योंकि 30% लोग यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। या सिर्फ अगर हम मुसलमान समुदाय से नहीं जोड़ते हैं तो अगर हम बात करें तो उर्दू हमारे देश का भाषा। यहाँ पे क्या उर्दू मीडियम जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, क्या उनको बंद कर देना चाहिए? तब तो अगर ये आते हैं सरकार में तो समझ में आता है कि ये लोग शायद उर्दू मीडियम स्कूल भी बंद कर देंगे। और ऐसे प्रधानमंत्री पे मुझे शर्म आती है। ओके, सोफिया जी आपके 1.5 मिनट। सोफिया जी 1.5 मिनट हुए। अब थोड़ा सा विराम देते हैं। वैसे मैं ब्रेक भी कहना था, लेकिन मुझे लगा हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है विराम, इसलिए मुझे लगा थोड़ा विराम देते हैं। 1.5 मिनट हुए आपके पूरे, लेकिन 1.5 मिनट में क्या खूब गजब बोली आप। आपने पहले कहा कि जो है उर्दू तो भाषा, मैंने उर्दू भाषा की तो बुराई मैंने करी नहीं। मैंने तो ये कहा कि आज जो है टीएमसी के समर्थकों को उर्दू भाषा से इतना प्यार हो गया है कि आज बांग्ला भाषा पीछे चली गई है। आज उनको लगता है नहीं, उर्दू तो इतनी बड़ी भाषा है, मतलब बांग्ला भाषा ने तो बांग्ला बंद कर दिया। ऐसे नहीं बंद कर दीजिए। बांग्ला भाषा ने तो आजादी में योगदान दिया ही नहीं, वो तो उर्दू भाषा ने योगदान दिया है। ठीक है ना, वंदे मातरम जो है वो तो उर्दू में था। ठीक है, और वैसे आपने जो है आपने एक बात ठीक कही, आपने गलती में आपने सोच समझ के बोला होगा। आपने बड़ी सही बात करी। आपने कहा 30% मुसलमान है। मैं नहीं कह रहा कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, लेकिन आपने कह दिया। वैसे ये भी बता दूं, ये जो शब्द है मूलतः उर्दू का भी नहीं है, फारसी का शब्द है। अब आप कहेंगे हमारे स्वतंत्रता सेनानी तो फारसी में लड़े थे, फारस में भी लड़े होंगे, उसमें कोई बात नहीं। टीएमसी के लोग फारस में भी जाके लड़े होंगे स्वतंत्रता संग्राम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, ये आपने जो कहा 30% है, बिल्कुल ठीक है, 30% है। और मेरा यही आज का जो है भाव है, ये 30% के लिए आज बांग्ला भाषा का शब्द नहीं मिला, बल्कि उनको शब्द क्या मिला? उनको शब्द मिला इश्तेहार। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, दरअसल ये इश्तेहार नहीं, ये तुष्टीकरण का इजहार है। इजहार है तुष्टीकरण। और इसीलिए जिस भूमि से, जिस भाषा से हमारा नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम भी आया है, वो क्रांतिकारी नहीं है। क्रांतिकारी कहाँ दिख रहा है उनको? उस लाल इश्तिहार में जिसमें 1905 में छपा था, बंगाल के विभाजन के समय।
मुसलमानों जागो, हिंदुओं के साथ सेम स्कूल में मत जाओ, हिंदू से कुछ चीज़ मत खरीदो, हिंदू के टच किए हुए किसी चीज़ को टच मत करो, हिंदू को नौकरी मत दो, हिंदू को इस जगह का बहुसंख्यक मत होने दो। ये लाल इश्तेहार है और आज इश्तेहार भी यही है। मदन मित्रा इसीलिए तो कहते हैं राम जी मुस्लिम हैं, ये भी सेकुलरिज्म के लिए कहा जाता है। सायोनी घोष जो है वो शिवलिंग का मजाक उड़ाती है, जय श्री राम बोलने पर अरेस्ट होते हैं, जागो माँ बोलने पर पिटाई होती है, महुआ मोइत्रा माँ दुर्गा का अपमान करती है, एक इनका नेता बोलता है 70% हिंदुओं को काट के भगीरथ में बाहर डाल देंगे। ओबीसी लिस्ट आती है तो उसमें 99% मुस्लिम होते हैं, जो बोलते हैं हमारे धर्म में जाति नहीं है वो 99% होते हैं और सुप्रीम कोर्ट पर उस पर रोक लगती है। फिराद हकीम ने तो बोला ही है कि 50% से ज्यादा लोगों को बंगाली नहीं उर्दू भाषा बोलनी चाहिए। फिराद हकीम कौन? मेयर कोलकाता और मंत्री है सबसे करीबी ममता बनर्जी के। तो मैं तो समझता हूं कि आज वो खुलकर सामने आ गए। और देखिए मैं आपको एक आखिरी बात बताता हूं, इन्होंने अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए किसको लाया? यूसुफ पठान। और जैसे यूसुफ पठान आया तो अधीर रंजन चौधरी 5 बार के वहां के एमपी थे, वहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है तो हार गए और यूसुफ पठान जीत गए। नहीं, लेकिन ये करना चाहते हैं। ठीक, शहजाद भाई आपके 1.5 मिनट पूरे हुए, लेकिन एक सवाल है, अगर इश्तेहार शब्द, तो हम इस तरह की राजनीति में क्यों जा रहे हैं? जो उनके 10 बिंदु हैं, बेहतर होता उन 10 बिंदुओं पर चर्चा हो। ये कि उर्दू का शब्द इस्तेमाल कर लिया या फारसी का शब्द इस्तेमाल कर लिया, इस पर राजनीति क्यों? बाहिरगातो, ये शब्द कहां से आया पूरी राजनीति में? बाहिरगातो मतलब आउटसाइडर, किसने शब्द लाया राजनीति में? ये तो शब्द ममता बनर्जी और टीएमसी के हैं। तो जब देश के प्रधानमंत्री को ये बाहिरगातो कहते हैं और जो घुसपैठिया रोहिंग्या है जो अवैध रूप से देश में घुसा हुआ है उसको तो ये अपना मेहमान कहते हैं। ये सीआरपीएफ को धमकी देते, बोलते हैं हमला करने आ जाएंगे। रोहिंग्या को बोलते हैं ये तो कॉमन इनोसेंट लोग हैं, इनको बचाना है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बाहिरगातों करके देश के प्रधानमंत्री को देश से बांट दिया है, तो मुझे लगता है कि आज तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि बंगाली भाषा में तो कई शब्द है, घोषणा पत्रो ये क्यों नहीं रखा गया, संकल्प पत्रो ये रखा जाता। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर वो नहीं रखेंगे, अगर वो बंगाली शब्द चुनते तो सोफिया खान उनके साथ नहीं होती। ओके, तो सोफिया खान को अपना समर्थक बनाए रखने के लिए आज बंगाली भाषा को भी इन्होंने दूर कर दिया है। ओके सोफिया जी, बात मतलब आप रिस्पॉन्ड करें, लेकिन सच बता रहा हूँ, घोषणा पत्रों ऐसा लगता है जैसे मुंह में किसी ने रसगुल्ला रख दिया। और इश्तेहार, मतलब मैं किसी भाषा के मैं विरोध नहीं कर रहा, हर भाषा में अच्छे शब्द होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि घोषणा पत्रों कितना मीठा मीठा शब्द है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि सवाल यहां पर उर्दू के विरोध का नहीं है, सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट जहां की मुख्य भाषा जो है वो बंगाली है, वहां पे बंगाली छोड़कर उर्दू के पीछे भागा जा रहा है। शहजाद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सोफिया खान को अपीजमेंट करने के लिए। मैं सबसे पहले बता दूं, मुझे उर्दू नहीं आती, मैं मुसलमान हूं, मुझे नहीं आती। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी हूं, हिंदी मीडियम की टीचर हूं और बहुत अच्छा हिंदी बोलती हूं, उर्दू मुझे नहीं आता। दैट डज नॉट मीन कि ये लैंग्वेज हिंदी मेरी नहीं है तो ये मेरा हिंदी है, तेरा बंगाली है, तेरा उर्दू, ये सब नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल में कम से कम नहीं चलेगा। तो प्रधानमंत्री के बाद और कोई मैनिफेस्टो नहीं है, इसने क्या बोला, उसने क्यों बोला, ये इश्तेहार शब्द क्यों आ गया। मैंने तो पहले ही अपने डिबेट की शुरुआत में कहा कि दीदी का सबसे पहला जो हमारा 15 दिन पहले आ चुका था, क्योंकि हम उन्नयन पंचाली वो 2 महीने पहले आ गया था। उन्नयन पंचाली माने 15 साल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ है उसका नाम दिया गया था उन्नयन पंचाली। हिंदी में बता दूं, मतलब जो विकास हुआ है 15 साल में वो उन्नयन पंचाली नाम दिया गया, उसको तो हाईलाइट नहीं किया। तो मतलब आपके हिसाब से बीजेपी भाषा की राजनीति कर रही है। दीदी 10 प्रतिज्ञा, मतलब दीदी के 10 वादे, उसके बारे में तो नहीं कहा गया। जैसे ही उर्दू शब्द का नाम आता है, मैं जवाब दे, हाँ एक सोफिया जी, आपके हिसाब से बीजेपी भाषा की राजनीति कर रही है? नागरिक नहीं है क्या? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी भाषा, अरे सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए भाई, अरे सवाल तो सुनिए, थांबा मराठी में बोलते हैं, थांबा रुकिए, मेरा सवाल तो सुनिए। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब आप ये कह रही है कि बीजेपी क्या भाषा की राजनीति कर रही है बंगाल में, आपको ऐसा लगता है?
देखिए, मैं बीजेपी को क्या ही कहूँ। जो लोग बंगाली बोलने वाले लोगों को बांग्लादेशी बोल के संबोधित करते हैं और अन्य राज्यों में बांग्लादेशी बोल के मारते हैं, वो बंगाली भाषा के समर्थन में आए हैं। ये तो बड़ी मतलब एक अचंभी वाली बात है। शहजाद तुम और रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए मुझे कितना अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सोफिया आपा ने बोला कि मैं हिंदी बोलने वाली हूँ। तो ममता बनर्जी ने एक बार बोला था यूपी बिहार के गुंडे हैं, और उनके बाद सागरिका घोष ने बोला था जो मुर्शिदाबाद में दंगे हुए थे वो यूपी बिहार के लोगों ने कराए, जो हिंदी भाषी है। तो मुझे लगता है सोफिया खान जी सागरिका घोष के साथ बैठेंगी तो उनको समझाएंगी। चलिए अच्छी बात है। दूसरी बात, हम बांट रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड देने के बदले मच्छी खाने नहीं मिलेगा, ये नैरेटिव किसका है? जबकि पर कैपिटा कंजप्शन मच्छी का त्रिपुरा में ज़्यादा है, असम में ज़्यादा है, गोवा में ज़्यादा है, पर बंगाल में मच्छी, और बंगाल की भी जो मच्छी आती है ना हिल्सा, वो गुजरात से आती है बाय द वे, क्योंकि बंगाल में उतनी होती नहीं है। सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला सोफिया जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। डिबेट में दो तरफ के लोग होते हैं। आपको ये टीएमसी की मीटिंग नहीं चल रही, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। फिर तीसरी बात, अब इन्होंने बोला कि हम बांटते हैं। भाई फ्रीडम फाइटर्स तक को गुजरात वर्सेस बंगाल में महुआ मोइत्रा ने बांटते हुए कहा बंगाली वो रेस है, बंगाली रेस बन गया। हमको तो पता नहीं था कि बंगाली रेस है। और उन्होंने कहा सावरकर जो गुजराती है, वो सावरकर को गुजराती बना दिया, पर गुजराती का कोई रोल नहीं। तो मतलब महात्मा गांधी और सरदार पटेल, पर क्योंकि विकास की बात किया। और सोफिया जी आप इतना पढ़ लिख कर आइए, सिर्फ इतना बताइए कि क्यों 26,000 नौकरियां एसएससी स्कैम में गई, क्यों 30 लाख युवाओं को नौकरी नहीं मिली, और ये बता दीजिए कि 6,800 इंडस्ट्री बंद क्यों हुई, और क्यों जो बंगाल का 22% कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में था उसका 1% कॉन्ट्रीब्यूशन रह गया है बंगाल की जीडीपी में, क्यों सबसे लोएस्ट कन्विक्शन रेट क्राइम्स का विमेन के लिए वो बंगाल में और उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा एसिड अटैक महिलाओं पर बंगाल में क्यों होता है, क्यों आरजीकर से लेकर संदेश खाली में महिलाओं पर दोष डाला जाता है, इसका जवाब दे दीजिए। ओके सोफिया जी रिस्पॉन्ड कीजिए। उर्दू में भी दे पहले तो मैं संदेश खाली और आरजीकर से शुरू करती हूँ। अभी तो हाँ, 2-4 दिन पहले नालंदा में देखा गया ना, बिहार में जहाँ पर आपका शासन है, वहां पर किस तरह वायरल वीडियो देखा, मैंने नहीं सबने देखा, किस तरीके से महिला को दुष्कर्म करने की कोशिश की जा रही थी, और वो महिला जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, उस पर भी जरूर टिप्पणी कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे, पर आप आरजीकर का तो बताओ। लेकिन फिर भी नया टॉपिक है। आप लोग संदेश खाली के बारे में बात करते हैं, आर्चिकर के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब आपके राज्य में रेप होगा तो वो रेप नहीं है। अच्छा, तेरा रेप मेरा रेप हिसाब से। और जीडीपी की बात करेंगे ना, तो बेंगलुरु से आगे है हमारे पश्चिम बंगाल का जीडीपी, उसके बारे में किससे आगे? बेंगलुरु से आगे नहीं बोलिए, फिर से बोलिए। उसके बारे में बात, कर्नाटक से आगे है बंगाल का। 40,000 जो स्कूल बंद हुए उसके बारे में बात कीजिए। तो आप लोग बोलने के लायक नहीं है। 2 करोड़ नौकरी, अभी नौकरी की बात कर रहे हैं ना। सुनिए कौन सा डेटा सोफिया जी, कौन सा डेटा आप लेके आइए मुझे नहीं पता, लेकिन जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है ना, ग्रोथ रेट में आज पश्चिम बंगाल जो है वो असम से भी पीछे है। ये भी देख लीजिएगा। पहले आप पता नहीं कौन सा डेटा लेकर आई हैं, और अगर आप कह रही हैं कि कर्नाटक से आगे है तो मैं निखिल जैन से पूछ लूंगा कि फिर निखिल जैन आपका स्टेट जो है बंगाल से भी पीछे रह गया। मैं तो सिर्फ पूछना चाहता हूं, आप दोनों के जीडीपी का साइज बता दो, कर्नाटका के और बंगाल के, सोफिया जी, क्योंकि आपने बोला बेंगलुरु मतलब कर्नाटका से आगे। जरा बता दीजिए ना, जैसे आप बता दो ना, आपने बोला कर्नाटका से आगे जीडीपी में बंगाल, तो बता दीजिए दोनों का साइज, तो निखिल जैन को भी पता चले। बात करिए ना, कैसे रुपया गिरता जा रहा है, कैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे गैस सिलेंडर के अच्छा, वो गुजराती फ्रीडम फाइटर और बंगाली फ्रीडम फाइटर, सुनिए एक मिनट मैं एक मिनट रुकिए, अब रुकिए, सुनिए आप तो टीचर हैं, सुनिए आपने बताया सोफिया जी आप टीचर हैं, सुनिए सोफिया जी आप टीचर हैं, कम से कम, अरे रुकिए सोफिया जी, रुकिए थोड़ा कभी स्कूल में बच्चों को भी बोलने की परमिशन दिया करिए। आप टीचर हैं स्कूल की, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप टीचर, आप जानते हैं बहुत सारे बच्चे झूठ बोले तो, अरे सुनिए तो सही ना, नहीं, सच तो ये है कि बंगाल का जीडीपी कर्नाटक से वो भाई हिंदी की टीचर है, वो कोई जो है अर्थशास्त्र की टीचर थोड़ी है, हिंदी की टीचर है, हिंदी में बोल दिया कि उन्होंने इस बात को। अब वो अर्थशास्त्र के आंकड़े तो मैं निखिल जैन से पूछ लूंगा, लेकिन सुनिए तो सही मेरी बात, जो ये एक मिनट सुनिए। देखिए एक बात बड़ी दिलचस्प आई ना, मैं आज का विषय नहीं था लेकिन शहजाद जी ने जिक्र किया, तो मैं चाहता हूं महुआ जी तक मेरा संदेश पहुंचा दीजिएगा। और आप टीचर रही हैं, आप अच्छी तरह से जानती होंगी, बच्चे बंक भी करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था, ये जो महुआ मोइत्रा है ना, जिस दिन इतिहास की किताबों में, जब महुआ मोइत्रा का जब चैप्टर था ना, इतिहास की किताब हर चैप्टर होता है, जिस दिन जो है महात्मा गांधी और दूसरी तरफ जो है सरदार पटेल का चैप्टर पढ़ाया जा रहा था ना इतिहास की किताबों में, उस दिन महुआ मोइत्रा बंक मारकर नागिन फिल्म देखने गई थी। तो दिक्कत यह है
उनको नागिन फिल्म से इतनी अच्छी थी, उनको नागिन फिल्म फिल्मों देखने से गई याद आया, बंक फिल्मों मार से के, याद इसलिए आया, उनको अशोक यही जी, नहीं पता, इसलिए उनको अशोक यही नहीं जी, पता कि फिल्मों हमारे का स्वतंत्रता प्रमोशन तो सेनानियों मोदी जी में, करते उन्होंने फिर कहा रहे हैं, गुजरात से कोई लंदन, स्वतंत्रता केरला सेनानी नहीं आता, फाइल, उनको कश्मीर महुआ फाइल, मोइत्रा को इतना सबको तक ज्ञान तो नहीं मोदी है जी कि कर रहे गुजरात हैं। में, फिल्मों गुजरात का से महात्मा प्रमोशन। गांधी आए, गुजरात से सरदार पटेल आए और एक लंबी फेरिस्त है। मैं उस फेरिस्त में नहीं जाता, लेकिन सोफिया जी आप भी कम से कम, आपने भी मुझे लगता है अर्थशास्त्र की फिल्म जो है क्लासेस बंक करी होंगी, तभी आपने कहा कर्नाटक जो है वो बंगाल से भी आगे है, मतलब बंगाल जो है कर्नाटक से आगे है। तो निखिल जैन, आप तो माहिर हैं, लैपटॉप लेके बैठे होंगे, वो आप देख रहे होंगे, जरा सोफिया जी की हेल्प कीजिए, बताइए कि किस तरह से जो है बंगाल कर्नाटक से आगे हो गया जीडीपी में। अशोक जी, सबसे पहले अगर मैं आपकी अनुमति चाहूंगा, पानी पीने से कहीं मुस्लिम अपीजमेंट तो नहीं हो जाएगी, या जल ग्रहण करूं? कमरे का दरवाजा बंद कर रखा है या फिर अपने कक्ष का द्वार बंद करूं? ये जो राजनीति है ना बीजेपी की, मैं समझ नहीं पाता कई दफा। एक तो लाल इश्तेहार पे भी मैंने अपना जो लैपटॉप लेके बैठा हूं उस पर बहुत सर्च करा, हाँ। जो कुछ राइट विंग ब्लॉग पोस्ट हैं उसके अलावा लाल इश्तेहार नाम की चीज मुझे सिर्फ एक मिली, उसको कहते हैं रेड पैम्फलेट ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। अरे भाई, लिखा था रेड पैम्फलेट। रुकिएगा, अरे शहजाद एक शो में ड्रामा कर रहे हैं। अंजुमन मुदीफुल इस्लाम का नाम नहीं सुना आपने? एक सेकंड अशोक जी, बात पूरी कर दूं, कीवर्ड आपको बताता हूं, आज मेरे सुनिए, दोस्त, नहीं आज निखिल मेरे जी, दोस्त रेड अरे निखिल कलर जी पहन सुनिए के ना, बैठे कीवर्ड हैं। आपको बताता हूं, आप तो हमें अंग्रेजीदा, पूछना ये सुनिए, चाहूंगा, आप ये अंग्रेजीदा मुस्लिम लोग हैं ना, लीग का दिक्कत यही है। लाल सुनिए, आप अंग्रेजीदा लोग हैं, दिक्कत ये, सुनिए, कलीमुद्दीन मुल्ला का नाम टाइप कीजिए। अरे सुनिए तो सही, अरे आपकी मदद कर रहा हूं, कलीमुद्दीन मुल्ला का नाम टाइप कीजिए, ढाका के नवाब कलीमुद्दीन मुल्ला, और फिर डालिए लाल इश्तेहार। इब्राहिम खान का नाम टाइप कीजिए, इब्राहिम खान का नाम टाइप कीजिए, तब आपको वो आ जाएगा। लेकिन आप जो है उसको नहीं, चलिए अब मैं जिसके आप ढाका के नवाब की आप बात कर रहे हैं, वो वाला लिंक, वो फेसबुक पोस्ट में ऑलरेडी देख चुका हूं, उसमें लाल इश्तेहार का जिक्र नहीं मिला। ये जरूर सच है कि बंगाल का जब विभाजन हो रहा था, विभाजन करवाने के लिए, हिंदू मुसलमान में खाई पैदा करने के लिए, आजकल ईरान की इंटरनेट सर्विस ले रखी है क्या? सर मैंने तो जियो की ले रखी है, आप बताइए। बांग्लादेश वाला, मैंने तो अंबानी साहब के जियो की ले रखी है, उसमें अगर शहजाद कुछ बोलना चाहे तो मैं कह नहीं पाऊंगा। अच्छा, मतलब कांग्रेसी भी अंबानी साहब का जियो इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, कांग्रेसी भी अंबानी साहब का जियो इस्तेमाल करते हैं? नहीं जियो, अगर आपको याद हो तो रिलायंस का इतिहास कांग्रेस के कार्यकाल में ही रचा गया। ये बात आज निखिल जैन सल्यूट है आपको, आज निखिल जैन सल्यूट है आपको, आज निखिल जैन ने माना कि भैया अंबानी हो अडानी हो, खड़े तो कांग्रेस ने किया है भाई, ये उद्योगपति खड़े तो कांग्रेस ने किए हैं। बहुत भलाई की बात है। मैं हमेशा कहता हूँ निखिल जैन सब दिल से बोलते हैं। और मेरी बात पूरी होने दीजिए। फर्क इतना है, जब कांग्रेस के कार्यकाल में रिलायंस टेलीकॉम के बिजनेस में था तो देश में 74 टेलीकॉम प्रोवाइडर थे, और मोदी जी के आते ही वो 3 रह गए। कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं, ये शहजाद किस लिए हंसते जा रही है? कौन सा हीलियम और कहीं मिल नहीं रहा है? एग्री करता हूं डब्बे में क्या मिला है मुझे नहीं पता। खैर, आपने जीडीपी का सवाल पूछा था तो उस पर भी बता दो। उस पर आ जाइए सर, मुझे लगता है तो हम कॉमेडी शो में चले जाएंगे, उस पर आ जाइए। नहीं, देश के जो 5 प्रदेश है ना अशोक जी, जिनकी जीडीपी पर कैपिटा हाईएस्ट है, आप मजे की बात जानते हैं, 5 में से 3 विपक्ष अभी रूल करता है और 2 तो ऐसे हैं कर्नाटक। क्या मेरा सीधा सवाल है, मैं आपको बता देता हूं, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, बंगाल कर्नाटक, एक मिनट, बंगाल कर्नाटक से आगे है। अरे आप तो उनसे लड़ रहे हैं वहां पर, अब खुल के बता दीजिए। नहीं, वोट देखिए, पहली बात उन्होंने कर्नाटका नहीं बैंगलोर बोला था। अगर वो बैंगलोर सिटी की जीडीपी वेस्ट बंगाल स्टेट की जीडीपी से कंपेयर कर रही है तो शायद जाओ। कोलकाता का जीडीपी बेंगलुरु से हाई है, गूगल कर लीजिए भैया। मुझे लग रहा है मतलब देखिए गजब का इल्लूल है भाई। सुनिए, एक मिनट सर, एक सबकी आवाज बंद की। देखिए क्या गजब का इल्लूल, गजब का इल्लूल है। मतलब बंगाल में दोनों लोग लड़ रहे हैं, कांग्रेस और टीएमसी, लेकिन टीएमसी के जो डिफेंड कर रही है उनके मुंह से निकल गया कि बैंगलोर की जो जीडीपी है उससे ज्यादा बंगाल की जीडीपी है। वो कहना कर्नाटक चाहती थी, लेकिन अब निखिल जी उनको कैसे डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, वो तो ठीक है, बैंगलोर एक छोटा सा शहर है, उसकी जीडीपी बंगाल से तो ज्यादा है, बंगाल की तो ज्यादा ही है। वाह गजब है, ये मान गए भाई आप लोगों को, सैल्यूट है आप लोगों को। निखिल जैन सैल्यूट है। रोहित सिंह अब सैल्यूट बोल के आप कांग्रेस के प्रवक्ता को कम से कम झूठ नहीं बोल रहे हैं। जो संगम हो गया है, अब सुनिए ना,
चोर चोर मौसेरे भाइयों का संसदीय शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहा, अरे पार्लियामेंट्री वर्ड है, सुनिए ना, अरे भाई सुनिए ना, चोर मचाए शोर। ए जैन साहब आपको सुन लिए, अब सुनिए हमारी बात। मानवता के साथ अपने टर्न में बोलिए, एक एक करके सुनिए ना, मल्लिक के थोड़ा हो रहा है। आ रहा हूं निखिल जी, एक मिनट कमेंट उनका, फिर आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं निखिल, एक मिनट, हाँ एक मिनट, रोहित जी का कमेंट ले लो, आपके पास आऊंगा, सोफिया जी के पास आऊंगा, अभी मुझे अंकिता जी के पास भी जाना जी। देखिए, चोर चोर मौसेरे भाइयों का महासमागम देश के सबसे बड़े सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आज हो गया। बंगाल के जीडीपी की तुलना बेंगलुरु से, अब उसके डिफेंड में आ गए कांग्रेस पार्टी के तथाकथित समर्थित प्रवक्ता। ये सब नहीं चलेगा। सुश्री ममता बानर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में एक बड़े षड्यंत्र के तहत देश की बहुसंख्यक आबादी को टारगेट किया गया है और बांग्लादेशी मानसिकता को ममता बानर्जी बड़े प्रतिष्ठा के साथ देश में इंप्लीमेंट करना चाहती हैं। बंगाल मेरे जानकारी में और देश की आज़ादी के इतिहास में पहला राज्य है जहां भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारियों को बंधक बना लिया गया। इस प्रकार की दुर्घटना या तो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में होती रही है, जहां रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। ये पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान का संरक्षित राष्ट्र है भारत। यहाँ इस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति ना तो माननीय उच्चतम न्यायालय देता है, ना देश की सरकार और राज्य की सरकारें देती हैं। आपको मालूम है आदरणीय अशोक श्रीवास्तव साहब, आप देश के बड़े पत्रकार हैं, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लिया, किस प्रकार से अपने दुख को व्यक्त किया और किस प्रकार से देश के सर्वोच्च न्यायपालिका ने ममता बानर्जी पर सवाल उठाया। आखिर बंगाल में हो क्या रहा है, किस प्रकार के एनआरकी को तृणमूल कांग्रेस एस्टैब्लिश करना चाहती है। विषय ले रहे हैं उसमें तो टीएमसी साफ कहती है हमारे अधिकारी थोड़ी है, वो तो जो है चुनाव आयोग ने नियुक्त किए हैं हमारे अधिकारी, हमारे अधिकारी को तो इंग्लैंड के अधिकारी हैं, अमेरिका के अधिकारी हैं। अशोक जी, सारे अधिकारी पश्चिम बंगाल कादर के हैं जो वहां काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ममता बानो से थ्रेटन्ड हैं। ममता बानो सार्वजनिक रूप से, आप बार-बार ममता बानो ना कहिए, उर्दू का सम्मानित शब्द है। 10 सेकंड आप दीजिए, तो फिर आप रोक दीजिएगा मुझे और गलत संदेश चला जाएगा देश में। मैं इस देश में उर्दू का बड़ा सम्मान करता हूं। ममता बानो मुसलमान भाई बहन का वोट लेंगी और उर्दू में जो सबसे सम्मानित शब्द है एक विदुषी महिला के लिए वो बानो है। अगर मैं ममता बनर्जी जी को उर्दू के तहत ममता बानो कहता हूं, इश्तेहार पर तृणमूल कांग्रेस छाती चौड़ा करता है, तृणमूल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता छाती चौड़ा करते हैं, और मैं ममता जी को ममता बानो कहता हूं। वोट मुसलमान का लीजिएगा और उर्दू के शब्द से आपत्ति होगा। इस शब्द पे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पेट के जगह कपार में अपेंडिक्स का दर्द कमर जा रहा है। ममता बानो ने बंगाल को बर्बाद किया है। बंगाल की जनता ममता बानो के पापों का पिंडदान बंगाल की खाड़ी में, गंगा सागर में करने जा रही है। नोट कर लीजिए, ममता बानो की सरकार नहीं आएगी। मैं ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आ रहा हूं जी। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसात, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सब सच, MDH। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक हम चर्चा कर रहे हैं। ममता का इश्तेहार, बीजेपी का पलटवार। दरअसल ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। 10 सूत्री घोषणा पत्र है, लेकिन इस घोषणा पत्र का नाम इश्तेहार, इसको इश्तेहार कहने पर जो है टीएमसी घिर गई है। क्योंकि बीजेपी ने 1905 में जो कुछ वहां पर बंगाल में हुआ था, इश्तेहार के नाम से जो हुआ था, लाल इश्तेहार के नाम से हुआ था, उसको लेकर घेरा है और कहा है कि बंगला भाषा, बंगला अस्मिता की बात करने वाली ममता बनर्जी जो हैं वो दरअसल जो है सीधे सीधे उर्दू की शरण में क्यों चली गई। इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सोफिया खान मेरे साथ जुड़ी हैं, टीएमसी को डिफेंड करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक हैं। निखिल जैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक। अंकिता बिस्वास जो है राजनीतिक विश्लेषक है बंगाल से, और रोहित सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ टीएमसी की तरफ से, मैं सोफिया जी आपसे, आपने शुरू में कहा था और आपने ठीक कहा था कि ये भाई उर्दू का, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, कुछ उदाहरण अभी शहजाद जी ने दिए, उन उदाहरणों पर आप रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि इश्तेहार से पहले ममता बनर्जी ने जिहाद शब्द का भी इस्तेमाल किया था। अब ये जिहाद और इश्तेहार में क्या कोई कनेक्शन है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि उन्होंने 21 जुलाई 2022 को ये कहा था कि भैया बीजेपी के खिलाफ जिहाद करेंगे। तो अब मुझे बताइए, इस जिहाद और इश्तेहार में क्या कोई लिंक है क्या? अशोक जी, सबसे पहले तो आपके चैनल राजनीतिक विश्लेषक हैं, खासकर रोहित मुल्ला जी, इन जैसे लोग पहले तो कंफ्यूज रहते हैं कि ये भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं या भाजपा के प्रवक्ता नहीं हैं। मैं इन जैसे लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग खुलकर भाजपा के स्पोक पर्सन बन जाइए, जैसे पुणे वाला जी हैं, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि इनके बातों में कोई बैलेंस नहीं होता। पूरा देश खड़ा है मोदी जी के साथ, पूरा भारत खड़ा है मोदी जी के साथ। ममता बनर्जी को ममता बेगम कहना, मेरे हिसाब से वो कोई अपमान बेगम नहीं, बानो। अरे आप बेगम कह रही हैं। बानो सोफिया जी, आप धर्म परिवर्तन करा रही हैं। बानो अरे ममता बानो का आप धर्म परिवर्तन करा रही है सोफिया जी। बानो तो तृणमूल कांग्रेस को अवमानना का नोटिस। ओके, एक मिनट आ रहा हूँ, सुनिए। ओके, चलिए हम विषय पर आ जाए, प्लीज विषय पर आ जाए। सुनिए एक मिनट, रोहित जी रुकिए, रोहित जी रुकिए, नहीं ठीक है, एक मिनट, सोफिया जी रुकिए, एक मिनट रुकिए प्लीज, भाई रुकिए, विषय पर आइए, नहीं तो मैं एक एक करके सबको स्क्रीन से हटा दूंगा। विषय पर आइए प्लीज, मैं विषय पर, बिल्कुल विषय पर आइए। उनको क्या, उन्होंने जो कहा आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, विषय पर। आपने अशोक जी एक सवाल पूछा कि मैं आ रहा हूँ, रोहित एक मिनट आ रहा हूँ, और निखिल एक मिनट आ रहा हूँ, एक जवाब दीजिए। देखिए, आपने बोला कि ममता बनर्जी जी ने कहा है कि मेरी सरकार ही नहीं है, ECI कंट्रोल में है। जब वो मेन मालदा का जो अक्यूज था मोफिकुरुल इस्लाम, वो जब पकड़ा गया तो उन्होंने बोला कि हमारी CID ने पकड़ा। तो भाई कैसे आप कभी क्रेडिट और कभी फिर उसको पल्ला झाड़ते हो। दूसरी बात, चलिए वो घटना मालदा की छोड़ दीजिए एक सेकंड के लिए, हालांकि नहीं छोड़ सकते, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बोला है और पहली बार जुडिशियल ऑफिसर्स की ऐसी हॉस्टेज सिचुएशन हुई है। परंतु 6 जनवरी 2024 ED की टीम पे हमला, अप्रैल 2024 NIA की टीम पे हमला, 2025 में MLAs पर हमला, CRPF पर हमला, फिर शुभेंदु अधिकारी के कॉन्वॉय पर हमला, पोस्ट पोल वायलेंस, CA के बाद हमला, वक्फ के बाद हमला, ये सारी जगहों पर तो ममता बनर्जी की पूरी सरकार थी ना। तो ये हमले पर हमला क्यों हो रहा था? मतलब कि पॉलिटिकल वायलेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। और तीसरी और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि टीएमसी के और भी तो लीडर्स थे वहां पे। ये मोफिकुरुल इस्लाम की तस्वीर किसके साथ थी? ये देखिए, ममता बनर्जी, कल्याण बनर्जी सबके साथ तो है ही, पर उसके बाद सबीना यास्मीन भी वहां पर थी जो MOS रैंक की है, और हफीजुल्लाह मुल्ला प्रधान, उसको तो गिरफ्तार किया गया। वो वहां पे बैठकर बोल रहा था कि मैं जनता पे स्टीम रोलर चला दूंगा। तो मालदा में तो पूरा लिंक आ गया टीएमसी का, यहां तक कि कांग्रेस ने बोला है कि टीएमसी जिम्मेदार है। अब निखिल जैन की समस्या क्या है? निखिल जैन दिल्ली में इनके साथ हाथ पकड़ेंगे और बंगाल में वहां पे गाली देंगे।
तो निखिल जैन को पता नहीं ना कि क्या स्टैंड लेना है, इसीलिए वो डिफेंड भी कर रहे थे कि बंगाल की जीडीपी जो है वो कर्नाटका से आगे है। अब सिद्धरामैया जी सुनेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे। निखिल जैन फिर सोफिया। निखिल जैन बोलिए। पहली बात तो शहजाद को ढंग से ना सुनने की बहुत दिक्कत है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि कर्नाटका की जीडीपी बंगाल से कम है, कर्नाटका की जीडीपी बंगाल से ज्यादा है। मैंने केवल इतना कहा था कि जो सोफिया जी ने अपना इनिशियल कथन कहा था उसमें उन्होंने बैंगलोर शब्द और बंगाल शब्द करा था, तो मैंने ये सोचा कि शायद उन्होंने एक शहर या स्टेट को कंपेयर करा है, पर उस सब में नहीं जाते। यहाँ पर और शहर और स्टेट का कंपेरिजन नहीं होना चाहिए ना, ये बात तो मानते हैं। नहीं होना चाहिए। ठीक नहीं, है, राहुल गांधी की पार्टी से कुछ भी कंपेयर। ठीक है। अरे आप भी उसी पार्टी से थे मेरे भाई, इसीलिए तो मैं नहीं हूं अभी, इसीलिए तो मैं नहीं हूं। आप प्रूव कर रहे हो। गुड रिटर्न्स आई थिंक। मैं बस इतना सब शहजाद से एक छोटा सा सवाल पूछना छोटा सा नहीं, पहले जवाब तो दो कि टीएमसी ने अच्छा काम किया ना मालदा में। लाल गमछा ओढ़ के जो ये आए हैं, ये लाल गमछे में क्या ये मिजोरम का है बाय द वे, या ये लाल इश्तेहार के हो गए? अच्छा, मिजोरम का है। अरे अच्छा, तो आप लाल ओढ़े तो वो मिजोरम का है, कोई और पार्टी लाल करे तो वो लाल इश्तेहार हो जाता है। मैं बस ये समझना चाह रहा था कि शहजाद पूनावाला किस तरीके से रंगों को, भाषाओं सर, ये लाल इश्तेहार का एक मिनट शहजाद जी, लाल इश्तेहार। अरे मुस्लिम तुष्टिकरण निखिल जी आज क्या हो गया आपको? निखिल जी जी आज सुनिए ना, एक मिनट निखिल जी मेरी बात तो सुनिए। आज क्या हो गया आपको? लाल इश्तेहार शब्द, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट सोफिया जी रुकिए। लाल इश्तेहार शब्द इनका तहसीन जी का दिया हुआ नहीं है, लाल शहजाद जी का। लाल इश्तेहार शब्द जो है, लाल इश्तेहार शब्द इतिहास में है, और मैं आपको चाहिए तो मैं आपको पूरी खबरें भेज दूंगा। लाल इश्तेहार शब्द कहां पर है? लाल इश्तेहार शब्द, एक मिनट सर, 1905 में ढाका के नवाब कलीमुद्दीन मुल्ला, उसने जो है मुस्लिम समाज को भड़काने और हिंदुओं के प्रति विद्वेष फैला, और ये लाल इश्तेहार इब्राहिम खान नाम के व्यक्ति ने तैयार किया था, और इसकी आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। ये यहाँ पर नाम किसी भाषा के खिलाफ है। मेरी बात सुनिए, एक मिनट 30 सेकंड। नाम यहाँ किसी भाषा के खिलाफ है, ना किसी रंग के खिलाफ है, लेकिन वो जो लाल इश्तेहार था, वो लाल इश्तेहार हिंदुओं के खिलाफ एक फरमान था, इसलिए आज ये कंपैरिजन किया जा रहा है। और ममता बनर्जी भी ये बात को अच्छी तरह से जानती हैं। वो अलग बात है कि सोफिया जी हिंदी पढ़ाती हैं, इसलिए उनको बंगाल का ज्यादा इतिहास नहीं पढ़ा होगा, और निखिल जी वो तो आप तो दिल्ली में रहते हैं तो आपको भी नहीं पता होगा। बोलिए। अशोक जी, मैंने इस पे बहुत ढंग से देखा था, ये किसी अथॉरिटी सोर्स पे इस लाल इश्तेहार का जिक्र नहीं है, केवल 2 ब्लॉग पोस्ट हैं। एक सेकंड, ब्लॉग पोस्ट हैं उस पे दिख रहा है, बट मैं उस सब पे नहीं जाना चाहता। नहीं है भाई, ये इतिहास है, आप क्या बोला जाए आपसे। अब शहजाद है तो अपने आईटी सेल के हेड को बोलिए पब्लिश कर दें। अरे पब्लिश है भाई, पब्लिश है निखिल जी, आपको अभी भेज देता हूँ, पब्लिश है। हाँ, आप मुझे पब्लिश है, आपको भेज दूंगा अभी। आप भेजेंगे मुझे dharmadispatch.com और raisbharat.com। नहीं तो आप मुझे मालूम है, ओहो, अरे मुझे मालूम है निखिल जी मुझे मालूम है, आप रोमिला थापर को पढ़कर आए होंगे। दिक्कत ये है, आप इरफान हबीब और रोमिला थापर को पढ़ के इतिहास के बारे में जानते हैं। दिक्कत ये आप लोगों की दिक्कत ये है। आप सरकार पे भरोसा करते हैं? मैं एक मिनट सुनिए, एक मिनट, मैं उस सरकार, एक मिनट नहीं निखिल जाए, एक मिनट, मैं उस सरकार पर और उन हिस्टोरियन पर कतई भरोसा नहीं करता जिन्होंने दिल्ली में गुरु तेग बहादुर के ऊपर कोई सड़क का नाम नहीं रखा, लेकिन यहाँ पर औरंगजेब और बाबर रोड रखी। मैं उस सरकार को ना मानता हूँ, ना मैं उन इतिहासकारों को मानता हूँ। वो मेरे लिए वो इतिहासकार कूड़ेदान में होने चाहिए, मेरे लिए वो इतिहासकार कूड़ेदान में होने चाहिए जिनको आप पढ़ते हैं, जो दिल्ली में बाबर रोड, शाहजहां रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, जो आताताइयों के नाम पर इतिहास की सड़कें रखते हैं, वो अपने को इतिहासकार नहीं चाहिए। अब विषय पर आइए, आप सुनिए, अब आप विषय पर आइए, आपने नहीं पढ़ा, सुनिए, आप विषय पर आइए, आपने नहीं पढ़ा, मुझे भी जो है, मुझे अर्थशास्त्र नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में अर्थशास्त्र नाम की कोई चीज नहीं होती है। पढ़ के कह रहा हूं, कोई अथॉरिटी सोर्स नहीं है। पर उस बात को छोड़िए, आपने अभी ये कहा कि मैं ऐसी सरकार को नहीं मानता। अगर यहीं पर सोफिया खान ने बोल दिया कि मैं मोदी सरकार में नहीं मानती, तो 2 मिनट में वो तो मानती नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं मानती, वो तो बिल्कुल नहीं मानती। अरे क्या बात कर रहे हैं, आप नहीं मानते? आप मानते हैं क्या? मैं तो मानता हूँ मोदी आप मानते हैं, आप मानते हैं, मैं तो मानता, आप मानते हैं। तो फिर कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं? तो क्या तो देश के प्रधानमंत्री को गाली देना आप लोगों की फितरत है? फिर मैंने तो कहा, मैं उस सरकार को नहीं मानूंगा, मैं उस सरकार को नहीं मानूंगा जो सरकार जो है, जो सरकार औरंगजेब को महान बताएगी, मैं नहीं मानूंगा, मेरी मर्जी। अच्छा, बिल्कुल मैं नहीं मानता।
लेकिन उसी औरंगजेब का दिया हुआ खिताब अगर उसी सरकार की उप मुख्यमंत्री यूज करेंगी तो आप उन्हें मानते हैं? वो मैं नहीं मानता, नहीं मानता, बोलिए। नहीं मानते? नहीं मानता। तो दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री नहीं मानता मैं, आप राजस्थान की? नहीं मानता मैं किसी को। मैं औरंगजेब के अनुयायियों को नहीं मानता निखिल जैन। मैं औरंगजेब के ना मैं औरंगजेब को मानता हूँ ना औरंगजेब के अनुयायियों को मानता हूँ। आपको मेरे खिलाफ जो एक्शन लेना लीजिए। अब विषय पर आइए, अब विषय पर आइए। विषय देखिए है क्या, एक मिनट रुकिए, है क्या देखिए भैया, है क्या बंगाल को पहले जिहाद ममता बनर्जी दे रही थी, अब इश्तेहार दे रही हैं, लेकिन इस पर डिबेट नहीं करनी, इसलिए दुनिया भर की बातें करनी है, लाल रंग पे बात करनी है, शहजाद पूनावाला के मेघालय और मिजोरम के कपड़ों पे बात करनी है, लेकिन विषय पे बात नहीं करनी। ना सोफिया खान को बात करनी है ना निखिल जैन को बात करनी है। मैंने सीधा एक शब्द पूछा। एक मिनट निखिल जैन, 30 सेकंड दीजिएगा। हाँ बोलिए। मैंने 30 सेकंड नहीं, आपको 1 मिनट दूंगा, लेकिन मुझे बता दीजिए ये जिहाद क्यों आया, इश्तेहार क्यों आया, जिहाद और इश्तेहार के बीच क्या संबंध है, जरा बता दीजिए। सुनिए जल ग्रहण कर लिया। असम में भी चुनाव है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर सुनिए ना, 1 मिनट रुकिए। धर्म पत्नी दिन रात जो मुसलमानों को गाली देते हैं, उन्हीं की धर्म पत्नी की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट पाए जाते हैं। अरे बाबा हे राम, सुनिए, अरे बाबा सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ सोफिया जी, महुआ मोइत्रा मत बनिए। अभी इजिप्ट की सरकार ने कहा वो फर्जी पासपोर्ट है। इजिप्ट की सरकार ने कहा वो फोटोशॉप फर्जी पासपोर्ट है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या। अब बंद करिए, इनकी आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। मैं आपको जानकारी दे दूं ना, सोफिया खान ने खबर पढ़ी है और निखिल जैन ने पढ़ी भी होगी तो उन्होंने तकिए के नीचे रख दी होगी, क्योंकि यहां पर टीएमसी को डिफेंड करना है ना, क्योंकि टीएमसी को डिफेंड करेंगे राहुल गांधी का समर्थन लेने के लिए। इन्होंने खबर नहीं पढ़ी, वो फोटोशॉप है। और सवाल यह कि आज मैं बंगाल पे बात कर रहा हूं तो आपको इतना ही शौक है अगर असम भागने का, तो अगली बार असम पे डिबेट करूंगा, आपको जोड़ूंगा। एक सवाल पूछ के मैं इनका एक्सपोज करता हूं। बोलिए। देखिए, जब अधीर रंजन चौधरी अपना चुनाव हारे तो उन्होंने बोला कि ये यूसुफ पठान को ले आए और मुझे हरवा दिया। अब मैं निखिल जैन जी से पूछना चाहता हूं, क्या यूसुफ पठान मूल है बंगाली का या अधीर रंजन चौधरी? नहीं, मुझे तो जाहिर तौर से लगता है अधीर रंजन चौधरी है, बट क्या टीएमसी? गजब, तो वही हम कह रहे हैं, ये इश्तिहार वाला केस यही है, इश्तिहार वाला केस यही है, यही इश्तिहार केस है। तो शहजाद, आप क्या मानते हैं कि किसी भी पार्टी को कहीं पर भी मुसलमानों को टिकट नहीं देनी चाहिए? अरे भाई, आप फिर से गड़बड़ कर रहे हैं ना। बाहर गातो तो मैंने नहीं बोला, बाहर गातो तो इनका विषय है। अब वो वहां से एक पठान ले आए तो बेचारे अधीर जी हार गए, बेचारा बंगाली घोषणा पत्रों बाहर हो गया और इश्तिहार आ गया। यही मैं कह रहा हूं, आप इश्तिहार लेकर घूमिए और घोषणा पत्रों को बाहर कीजिए। ये बंगाली समाज का लोग देख लो, ये सब आपका घोषणा पत्रों को बाहर करेगा और इश्तिहार ले आएगा। ये पठान को ले आएगा बाहर से और चौधरी को हराने पर ये जश्न मनाएंगे। अरे महाराष्ट्र के शहजाद बताएंगे बंगाल के लोगों को, अशोक जी, और ये महाराष्ट्र के शहजाद बताएंगे बंगाल के लोगों को। नहीं, आप बताओ, ये भी ध्यान करें बंगाल। मैं तो क्यों नहीं बता, मेरी पार्टी के फाउंडर बंगाली थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेरी पार्टी के फाउंडर। बताओ। सुनिए, मुझे लग रहा है निखिल जैन और सोफिया खान, मुझे आज लग रहा है, 1 मिनट रुकिए, बंद कीजिए भाई। मुझे लग रहा है कि आज मैं किन लोगों के साथ डिबेट कर रहा हूं, जहां मुझे पहले इतिहास पढ़ाना पड़ रहा है, मुझे अर्थशास्त्र पढ़ाना पड़ रहा है। मैं खुद अर्थशास्त्र नहीं जानता, मैं खुद जो है कोई वो ऐसा नहीं हूं, लेकिन राहुल गांधी से ज़्यादा जानता हूं, क्योंकि इतना पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड नहीं है। लेकिन राहुल गांधी से ज़्यादा अर्थशास्त्र जानता हूं, लेकिन मुझे सोफिया खान को बताना पड़ रहा है कि जीडीपी क्या होती है। एक स्कूल टीचर को बताना पड़ रहा है, शर्मिंदा हो रहा हूं मैं। मुझे यहाँ पर स्कूल टीचर, सोफिया जी आपके बच्चे देखेंगे तो क्या कहेंगे, जो आप जिनको पढ़ाती हैं? हालांकि वो बच्चे जरूर कहेंगे कि आप हिंदी की जानती हैं, लेकिन वो बच्चे आपको पढ़ाएंगे कि मैडम आप हिंदी का करते हैं, लेकिन हमसे आप जो है इकोनॉमिक्स की ट्यूशन ले लीजिए। अच्छा नहीं लगेगा आपको बच्चों से इकोनॉमिक्स की ट्यूशन लेते हुए। और निखिल जैन ने इतिहास नहीं पढ़ा तो वो इतिहास है ही नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ा कहीं, उन्होंने दुनिया भर के गूगल छान लिया, पता नहीं गूगल छान रहे थे या कांग्रेस का व्हाट्सएप चैनल देख रहे थे। उन्होंने नहीं पढ़ा लाल इश्तिहार, तो लाल इश्तिहार नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो सीधा पहुंच गए कम्युनिस्टों के लाल। मुझे किन लोगों से डिबेट करनी पड़ रही है, मुझे आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं अपने दर्शकों का समय वेस्ट कर रहा हूं। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं।
महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पल हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे। ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुंचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है। हमारी जनगणना, हमारा विकास। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक हम देख रहे हैं, दो टूक हम बात कर रहे हैं ममता का इश्तिहार और बीजेपी का पलटवार। और मेरा सभी पैनल से निवेदन है, कृपया जो है इस डिबेट का थोड़ा सा स्तर बनाकर रखें और जो विषय है उन विषयों पर बात करें। फिर से मैं वादा कर रहा हूं, जिस दिन त्रिपुरा पर डिबेट करूंगा सोफिया जी बुलाऊंगा। लेकिन मेरा फिर से आपसे ये चौथी बार सवाल पूछ रहा हूं, ये जिहाद और इश्तिहार में क्या संबंध है? कभी जिहाद उनको याद आता है, कभी इश्तिहार ये उनको याद आता है। सोफिया जी। देखिए अशोक जी, मैंने शायद चिल्ला चिल्ली में आपने सुना नहीं होगा, मैंने एक सवाल किया था पुणे वाले जी से, शायद वो आप ही जवाब देंगे, क्योंकि प्रवक्ता बन के तो आप ही लड़ रहे हैं। इनके ये लोग तो इश्तिहार शब्द से इनको एलर्जी है। चलिए ठीक है, समझ सकते हैं। मैंने पहले ही कहा दीदी दोष प्रतिज्ञा, हमने 2 महीने पहले ही उन्नयन पंचाली और दीदी दोष प्रतिज्ञा निकला था, वो बंगाली शब्द बताना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात है, इनकी अभी कल ही एक स्टार प्रचारक, स्टार कैंपेनर का लिस्ट जारी हुआ, जिसमें समझ में आता है कि इनके पश्चिम बंगाल में स्टार प्रचारक कोई है नहीं। ये सारे आएंगे या तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी या तो पश्चिम बंगाल के बाहर के लोग, क्योंकि इनके पास तो जमीनी नेता नहीं है, इनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है। बजाय इसके कि ममता बनर्जी ने क्या कहा, तृणमूल ने क्या किया, तृणमूल ने क्या कहा। अरे भाई, आपके पास उन्नयन, बॉलीवुड का सेलिब्रिटी आप किसको कह रही हैं? एक मिनट, बॉलीवुड, हाँ सुनिए ना। अरे सोफिया जी, सोफिया जी सुनिए, सुनिए सोफिया जी प्लीज। बॉलीवुड का सेलिब्रिटी आप किसको कह रही हैं? शत्रुघ्न सिन्हा को? वो तो बंगाल में पैदा हुए थे, आपको नहीं पता? बॉलीवुड सेलिब्रिटी कौन है? देखिए, मैं ऑन एंड ऑल या मिथुन दा की बात कर रही हैं? 1-2 इरफान पठान, शत्रुघ्न सिन्हा, 2-4 छुटपुट नाम मत लीजिए। अरे तो मिथुन दा, सारे स्टार प्रचारक के नाम बता रहे हैं। आप हमारे तृणमूल के स्टार प्रचारकों को देखिए, लगभग सारे के सारे पश्चिम बंगाल के हैं। 2-4 मिथुन दा बॉलीवुड स्टार हैं, वो उनका कोई बंगाल से संबंध नहीं है। एक सेकंड, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। आपने बोला लगभग सारे बंगाल से है, सुनिए ना सोफिया जी, सोफिया जी आपकी आज्ञा हो तो आपने 18 की लिस्ट निकाली है, उसमें कीर्ति आजाद कहाँ से आए? और कीर्ति आजाद के पिताजी ने बंगाली बेटी के साथ क्या किया था, वो मैं मुंह नहीं खोलना चाहता। सुन तो लीजिए। अरे मैंने एक ही नाम लिया अभी। अरे सोफिया जी ऐसे कबूल बोलूंगी तो सोफिया जी आप कोई टाइम वाली डिवाइस तो होने, आप एक्सप्लोर क्यों हो रही हो इतना? अब सुन तो लीजिए, एक ही तो नाम स्टार्ट किया। चलिए, कीर्ति आजाद पे आपने झगड़ा कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा जी कहाँ से हैं? ऐसे सुन रुको। यूसुफ पठान, अच्छा रुको। सुष्मिता देव, सुष्मिता देव सुनो तो। डुल्लू अहमद कहाँ से पकड़ा इसको? डुल्लू अहमद। सुष्मिता देव कहाँ से बताइए? चलिए बताइए। बंगाल से तो नहीं है, बताइए कहाँ से? सिलचर, असम। गजब है, मतलब थोड़ा इसको बोलते ना, अपने खेमे में भी देख लिया करो। नहीं, मैं एक चीज उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं सुनिए सोफिया जी, एक मिनट। सोफिया जी, वो बंगाल में पैदा हुए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आपके लिए आकर बैठ के प्रचार करें, तब तो आपके पास नहीं होता है। सोफिया जी आपने एक बात कही, सोफिया जी आपने एक बात कही, इश्तिहार। सोफिया जी इसके बाद, सोफिया जी विषय पर दोबारा आता हूँ। आपने कहा इश्तिहार शब्द इनको पसंद नहीं है, इश्तिहार शब्द इनको स्वीकार नहीं है, जिहाद शब्द आपको स्वीकार है। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी किस बात शब्द की बात कर रहा हूँ? जिहाद शब्द आपको स्वीकार है? इसके
जिहाद शब्द आपको स्वीकार है? दिखाइए ना, आप तो कागज लेके बैठते हैं ना। हाँ, मैं दिखा रहा हूं, अभी आपको दिखाता हूं। ममता बनर्जी ने जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया। ममता बनर्जी ने जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया। मैं आपको डेट बता रहा हूं, क्या बात करते हैं? मैं आपको डेट बता रहा हूं, 21 जुलाई 2022 ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी के खिलाफ जिहाद करेंगे। देखिए पश्चिम बंगाल में अरे मुझे बताइए, जिहाद शब्द स्वीकार है? जिहाद शब्द स्वीकार है क्या? छपा हुआ है, सब जगह छपा हुआ। जिहाद शब्द स्वीकार है क्या? 2014 के बाद अरे अब फिर भाग गए आप, अब फिर भाग गए आप, अब आपने गोल बदल लिया, गोल पोस्ट कर लिया। निखिल जैन रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं रोहित। निखिल जैन, देखिए मूल सवाल जो है ना, मुद्दा जो है, सवाल आपने पढ़ा नहीं पढ़ा। देखिए मूल सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो सरकार है, जो हमने देखा उस दिन, जो देखा 2 अप्रैल की शायद बात थी, जिस तरह से वहां पर हुआ और जो हुजूम था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति के कारण मालदा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में जो स्थिति है, मूल सवाल वहां पर जाके छुपा है। उस पर सोफिया जी नहीं बोलना चाहती, मुझे नहीं मरा, आपका उस पर क्या मत है। लेकिन जो कुछ हुआ, देश की सुप्रीम कोर्ट, आप तो लॉयर हैं, देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जज साहब ने कहा, मुझे रात को 2 बजे तक जो है चीजों पर निगरानी करनी पड़ी, फोन, उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। मूल सवाल ये है। अशोक जी, अब हम डिबेट के आखिर में मूल सवाल पे आ रहे हैं कि ये इश्तिहार, जिहाद, किसने कौन सा शब्द इस्तेमाल कर दिया, इस पे चर्चा करने की जगह मैं चाहता कि शहजाद जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, मछली वाली डिबेट तो बहुत अच्छी है। ममता बनर्जी बोली मछली खाने नहीं मिलेगा, ये प्रॉपर डिबेट है। ममता बनर्जी बोल रही है कि भाई आप मछली वाली डिबेट है, आप उनसे पूछ लीजिए ना कि वहाँ की जीडीपी कर्नाटका जितनी क्यों नहीं है, या फिर जवाब दे दीजिए कि आप उनके ऊपर डाल रहे हो। ओके, हाँ निखिल रिस्पॉन्ड चलो। मेरा सवाल सिंपल सा इतना सा है कि आप हाँ, थैंक यू सर। शहजाद, सिंपल सी बात यह है कि प्रधानमंत्री जब बंगाल में आके ये नहीं पूछते कि बंगाल में इतनी गरीबी क्यों है, ये नहीं पूछते कि बंगाल की जीडीपी एक समय में बताओ गरीबी क्यों है, किसकी सरकार रही, कांग्रेस, लेफ्ट और तृणमूल? अच्छी बात है, आपने सही बोला। गरीबी क्यों है? कांग्रेस की सरकार कब थी वेस्ट बंगाल में? कांग्रेस की सरकार कब थी शहजाद पूनावाला? अरे भाई, कांग्रेस की सरकार थी इंडिपेंडेंस के बाद, फिर 34 साल लेफ्ट की रही और उसके बाद टीएमसी की रही, बीजेपी की सरकार नहीं रही। तो गरीबी का कारण आप तीनों हैं। 50 साल पहले 50 साल पहले तो बहुत सब अमीर थे। आप तब भी 50 साल पहले जब आप कांग्रेस के सवाल 50 साल पहले कांग्रेस की सरकार की तो सवाल निखिल मालदा, एक मिनट निखिल, एक मिनट रुकिए। आपने कहा अभी आपने कहा कि आप मुद्दे पर आए, अब आप फिर मुद्दे से भाग गए। मालदा में जो हुआ क्या गरीबी के कारण हुआ? मालदा में जो हुआ वो एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लीट फेलियर है। वहां पर कुछ राजक तत्व जो हैं, इलीगल लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने जजेस पे अटैक करा। ये संविधान पे हमला है और ये हमला किसके अंडर हुआ है? अब आप इसको गरीबी, तो मैंने तो ये सवाल आपसे पूछा, गरीबी पे क्यों भाग गए अब आप? संविधान पे हमला है। हाँ, संविधान पे हमला है। तो जननायक कहाँ है? संविधान पे हमला है जननायक कहाँ है? ये बहुत सही कहा आपने। राहुल गांधी ने ट्वीट किया। आज निखिल को दूसरी बार सैल्यूट करने का मन कर रहा है। निखिल जैन, आपने खुलकर कहा, लेकिन संविधान के रक्षक जो है पता नहीं कौन सी बिल में डूबे बैठे हैं। आप ज्ञानेश मोदी जी की धुरंधर की बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि केरला में जाके दो बातें, वो मैं उसकी बात, वो जो लाल किताब वाले अंकल हैं, सच है, लाल किताब वाले, लाल सुनिए, लाल इश्तिहार और लाल किताब, आप एक सेकंड, लाल इश्तिहार और लाल किताब, लाल इश्तिहार लाल किताब, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। देश के संविधान का मजाक मत उड़ाइए। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, देश के संविधान का मजाक उड़ा। लाल डायरी की बात कर रहे हैं, देश के संविधान का। संविधान, मैं संविधान की ओरिजिनल गहलोत के लाल डायरी के बारे में बोल रहे हैं, राजेंद्र गुहाले के घूम रहे थे। संविधान की ओरिजिनल किताब लाल किताब नहीं है, ये भी सुन लीजिए। संविधान की ओरिजिनल किताब लाल किताब नहीं है, ये भी सुन लीजिए। ये लाल किताब आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं, देश जानता है। ईस्टर्न बुक कंपनी से लेकर आए हैं। ना तो ईस्टर्न वो भारत का संविधान छापने की किताब, वो एक प्रिंटर हो सकता है, भारत का संविधान नहीं है। वो भारत का संविधान नहीं है। भारत का संविधान संसद में देख कर आइए, जहां प्रभु राम है, जहां श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वो है भारत का संविधान। समझे आप? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान असली पढ़ लीजिए, संसद में जाके पढ़ लीजिए। संविधान की बात करते हैं। मुझे क्या होता है, भारत का संविधान क्या है मुझे ये ना समझाइए। और आप कभी एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, रुकिए, ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। निखिल जैन, जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, तो ब्रेक पे जाने से पहले निखिल जैन ने ये तो मान लिया कि वहां पर संविधान का मालदा में अपमान हुआ है। अच्छी बात है, मैं फिर से कह रहा हूं। और जो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं उनको संविधान बचाने के लिए, जो खुद को संविधान का रक्षक कहते हैं उनको संविधान बचाने के लिए मालदा जाना चाहिए। सवाल पूछेंगे शहजाद, आखिरी कमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन ज्ञानेश गुप्ता इलेक्शन कमिश्नर के पास है सवाल, उनसे भी एक भाई बार थोड़ा चुप रहिए ना, आपका प्रवचन बहुत सुन लिया सब लोग, उलूल जुलूल बोलना बंद कीजिए। मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है कि संविधान की ओके शहजाद भाई, ओके रुकिए शहजाद। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि संविधान की हत्या इतने समय से हो रही है, पंचायती चुनाव का वायलेंस हो, पोस्टपोल वायलेंस हो, आरजी कर का घटना हो या ये हो, पर राहुल गांधी एक भी शब्द नहीं बोल पाते। और अंबेडकर जी के हाथ में तो हमने हमेशा ब्लू संविधान देखी है। अब हो सकता है कि ब्लू आपको पसंद ना हो। वैसे तो संविधान जो है ना, वो जो आप कह रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी और निखिल जैन हो, दोनों का मुख्य लक्ष्य ममता बनर्जी की सरकार को बचाना है। वो अपनी जिम्मेदारी भरपूर पूरे कायदे से निभा रहे हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। आपसे कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।